अंग्रेज़ी में जो कहावत है कि वर्थ हिज साल्ट, यानी जो अपने दायित्व के प्रति सजग है, सच्चा है, वो प्रगतिशील होगा ही होगा। था उत्सव श्रृंखला का आयोजन, और उत्सव श्रृंखला में हमने अपने 5-6 वरेण्य रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार हैं, उन पर केंद्रित 3 दिन के कार्यक्रम किए। उनमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, इन सब पर केंद्रित कार्यक्रम हमने 3-3 दिन के किए। रायपुर में हमने नागार्जुन जी पर कार्यक्रम किया। इस दौर में भी हम अपनी भूमिका उसी तरह निभा रहे हैं जिस तरह के कि अपने उद्देश्य और लक्ष्य हमने शुरू से निर्धारित किए हुए हैं। मैं दोहराऊंगा कि हम जनतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो देशबंधु मीडिया समूह के प्रधान संपादक हैं और देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं ललित सुरजन जी की। लगभग 60 साल से पत्रकारिता कर रहे ललित जी एक कवि, लेखक, यायावर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। ललित जी के कार्यों का दायरा इनके अनुभवों जितना ही व्यापक और विस्तृत है। डीवी लाइव में ही इससे पहले भी ललित जी का एक 3 किश्तों में हमने लंबा इंटरव्यू किया था, जिसमें मुख्यतः पत्रकारिता से संबंधित और इसके इर्द गिर्द की ही बातें हुई। लेकिन इस बार हम ललित जी के सामाजिक कार्यों और उससे प्राप्त अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रगतिशील लेखक संघ, रोटरी इंटरनेशनल, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एप्सो, हार्टिकल्चर सोसाइटी, इंटेक, मायाराम सुरजन फाउंडेशन, प्रतिभा प्रोत्साहन कोष, जनदर्शन, ऐसे तमाम संगठनों से ललित जी का गहरा जुड़ाव रहा है। ललित जी का कहना है कि पत्रकारिता तो उनके सामाजिक दायित्व निर्वाह का प्राथमिक और सर्वोपरि माध्यम है, लेकिन इसे उन्होंने कभी पर्याप्त नहीं माना। विश्व शांति, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और बहुलतावाद, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, इन तमाम क्षेत्रों में काम कर रही कई संस्थाओं से लंबे समय से ललित जी की सक्रियता बनी हुई है। तो आइए आज ललित जी के व्यापक अनुभवों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं ललित जी। नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो ललित जी, आप पत्रकारिता के अलावा कई क्षेत्रों में एक साथ कार्यरत हैं और हर काम को आपने उतनी ही गंभीरता से लिया है जितनी गंभीरता से आप पत्रकारिता करते आए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में प्रलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन भी कहते हैं, ये ऐसे लेखकों का समूह या संगठन है जो अपने लेखन से सामाजिक समानता का समर्थन और कुरीतियाँ, अन्याय और पिछड़ेपन का विरोध करता रहा है। हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1935 में लंदन में सज्जाद ज़हीर ने की थी। बाद में इससे कई प्रोग्रेसिव राइटर्स जो हैं वो जुड़ते चले गए। इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय साहित्य की जो यात्रा रही है उसमें प्रलेस यानी प्रगतिशील लेखक संघ की क्या भूमिका रही है? सवाल तो बहुत अच्छा है। भाई, कोई भी लेखक जी, अंग्रेज़ी में जो कहावत है कि वर्थ हिज साल्ट, यानी जो अपने दायित्व के प्रति सजग है, सच्चा है, वो प्रगतिशील होगा ही होगा। और प्रगतिशील का मतलब क्या है? प्रगतिशील का मतलब यह है कि जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना, समाज में सबको बराबरी का दर्जा देना और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। ये तो कौन सा ऐसा लेखक है जो कि इस बात का विरोध करेगा? तो 1936 में प्रेमचंद के जुड़ने से लेकर और आज तक हिंदी के जितने भी बड़े नाम हैं, और हिंदी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के भी जितने बड़े नाम हैं, वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे हैं। ये अवश्य हुआ है कि कभी कभी कोई आपसी मतभेद हो गए, कभी कार्यप्रणाली को लेकर कोई बातचीत हो गई, कुछ हो गई, कोई छोड़ कर चला गया, कोई आ गया, ये तो चलता रहा। लेकिन अब मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाऊँगा, फिर भी कुछ नाम तो मैं ले ही सकता हूँ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा जुड़े हुए थे। प्रेमचंद जी के सुपुत्र अमृत राय जुड़े हुए थे। और उस दौर के कितने लेखक हैं
और उन सबके नाम मैं कहाँ तक गिनाऊँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1955-56 के आसपास प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियाँ थोड़ी मध्यम पड़ गई थी और एक तरह से संगठन सुस्त पड़ गया था। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन 1975 में एक तरह से प्रलेस का पुनर्गठन हुआ। 60 साल बाद, अगर 60 साल की बात नहीं करते हम, जैसे कि भाई 55-56 के आसपास अगर ठंडा पड़ गया था तो उसके 20 साल बाद की बात हम कर रहे हैं। 20 साल का एक वक्त है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि संगठन सक्रिय नहीं था, लेकिन 75 के बाद से लगातार, और अब आप कह सकते हैं कि 25 और 20, हाँ 45 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया है और प्रगतिशील लेखक संघ लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। और इसमें गुलाम रब्बानी ताबा जैसे लेखक हमारे अध्यक्ष रहे हैं, भीष्म साहनी हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं, नामवर सिंह हमारे अध्यक्ष रहे हैं, साहित्य अकादमी विजेता पुन्नीलम जो कि तमिल के बड़े लेखक हैं वो इस समय हमारे अध्यक्ष हैं, अली जावेद उर्दू के जाने माने लेखक हैं वो हैं। और अगर जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, तो हरिशंकर परसाई से बड़ा कोई नाम नहीं है। अपने समय में मुक्ति बोध जी भी जुड़े रहे प्रलेस से, तो ऐसे तमाम नाम हैं। जी, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे भी आएंगे, आपके अनुभवों को भी जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि प्रलेस जो है वो भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी रहा है शुरुआती दिनों से, तो पाकिस्तान के अनुभव, हालांकि आपके कोई अनुभव ऐसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि आप जानते हैं तो वहाँ किस प्रकार ये काम करता है? भाई जी, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो वहाँ तो फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़ा नाम है जी। और मैं ये जानता हूँ कि वहाँ जब ये जो फौजी हुकूमत वगैरह आई तो वहाँ पर प्रगतिशील लेखक ही सबसे आगे थे जिन्होंने उसका विरोध किया। फौजी हुकूमत के जो तमाम जिस तरह के उनके कायदे कानून चलते थे उनका विरोध किया और जेल यात्राएं झेली। जेल यात्रा मतलब खुद फैज़ अहमद फैज़ जेल गए और फहमीदा रियाज जैसी लेखिका जिनको कि छोड़कर आना पड़ा पाकिस्तान छोड़कर, वो इंदिरा जी ने उनको कहा कि ठीक है भारत आ जाओ, और यहाँ पर आके कई साल उन्होंने यहाँ पर बिताए। तो वहाँ पर भी इस तरह से रहा है कि लोगों ने बराबर मतलब अपने मूल्यों के लिए कीमत चुकाने का काम किया है लेखकों ने। ये कहा जाता है ललित जी कि प्रलेस जो है किसी खास विचारधारा से जो है वो प्रेरित है, तो क्या ये आवश्यक है कि लेखक किसी खास विचारधारा का समर्थन करे? भाई विचारधारा से को हम कैसे परिभाषित करें? मतलब विचारधारा को हम कैसे परिभाषित करें? देखिए, जो मैंने शुरू में भी कहा कि मनुष्य जो है उसकी मनुष्य मात्र की आकांक्षा क्या है? मनुष्य मात्र की आकांक्षा ये है कि वो सम्मान के साथ जिए और बराबरी के साथ जिए और एक स्वस्थ और सुखी वातावरण में उसकी संतानें जो हैं वो आगे बढ़ें, और ये सब जनतंत्र में संभव है। तो प्रगतिशीलता की अगर कोई विचारधारा है तो वो एक शब्द में अगर कहूँ तो जनतंत्र है। अब जनतंत्र के जो बाकी आयाम हैं उनको आप जोड़ लीजिए, उसमें बहुलतावाद जुड़ जाएगा, उसमें धर्मनिरपेक्षता जुड़ जाएगी, उसमें सामाजिक न्याय जुड़ जाएगा, उसमें मनुष्य मात्र की जो गरिमा की जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो हाशिए के समाज हैं, उन सब के साथ में समानता का बर्ताव ये गरिमा का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, और जो इन बातों को नहीं मानता वो जनतांत्रिक नहीं हो सकता, और जो जनतांत्रिक नहीं हो सकता वो हो सकता है कि हास्य कविताएं लिख ले, चुटकुलेबाजी कर ले, मंच पर जाकर तालियां बटोर ले, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत अच्छा लेखक होगा। जी, तो प्रगतिशीलता की विचारधारा जो है वो मनुष्य मात्र के अर्थवान होने की विचारधारा है।
लेकिन कई सारे अब प्रलेस के साथ साथ कई अलग अलग जो हैं वो जैसे जसम है यानी जनवादी जलेस है, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच है यानी जसम कसम, ऐसे कई सारे बन गए अलग अलग, जबकि विचारधारा से ये देखा जाता है तो एक ही विचारधारा से जुड़े हुए ये सब हैं। तो इतने संगठनों के बनने से जो साहित्य की और समाज का को क्या फ़ायदा मिल पा रहा है? भाई देखिए, अलग अलग संगठन बन ऐसा है, मोटे तौर पर हम सब एक ही हैं जी, हाँ, मोटे तौर पर एक हैं। लेकिन क्या होता है कि बुद्धिजीवी हैं, जब बैठते हैं बात करते हैं तो व्याख्या करने में, परिभाषा करने में या कोई लाइन लेने में कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए, इसको लेकर कभी कभी थोड़े से मतभेद होते हैं। और उन मतभेदों के कारण कुछ व्यक्तिगत कारण भी कभी कभी हो जाते हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो प्रगतिशील लेखक संघ एक बड़ा संगठन था, और जो आज आपने जिनके नाम लिए, जनवादी लेखक संघ है या जन संस्कृति मंच है या क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच है, इन सब में भी हमारे जो साथी लोग हैं वो उस विचार, मूलतः जो प्रगतिशीलता की और जनवादी विचारधारा है उसको मानने वाले लोग ही हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हम लोग लगातार, यानी इस बात की कोशिश हुई है कि एक साझा सांस्कृतिक मोर्चा बने। और आपने शायद देखा हो कि जो देश और समाज के सामने जो बड़े प्रश्न आते हैं, बड़ी चुनौतियां आती हैं, उसमें अगर कभी कोई वक्तव्य जारी करना हो, कोई मोर्चा निकालना हो, कोई आंदोलन करना हो लेखकों की तरफ से कुछ, तो उसमें हमारे ये सारे संगठन मिलकर, हाँ, सब मिलकर साथ में आते हैं। तो वो छोटे मोटे जो अंतर हैं वो हो सकते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। विचारधारा के रूप में सब एक, वो सब एक है, मोटे तौर पर सब एक। जी, लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी है कि नई पीढ़ी या कहें कि युवा जो लेखक हैं उनको आगे बढ़ाने का जो मौका देने की बात आती है तो उसमें प्रलेस का जिक्र भी होता है। तो उसमें प्रलेस की क्या भूमिका रही है अब तक के जो आपके अनुभव हैं? भाई देखिए, पिछले 45 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 1975 से 45 साल तक कोई भी संगठन कैसे जीवित रहेगा? 45 साल, तो आखिर 45 साल का मतलब है कि 2 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं और एक तीसरी पीढ़ी आ गई है। तो निश्चित रूप से नए लेखक इसमें लगातार आ रहे हैं, और प्रगतिशील लेखक संघ में नए रचनाकारों का, नवोदित लेखकों का एक बिल्कुल स्वागत होता है। बराबर हमारी जो इकाइयां हैं उनका पुनर्गठन होते चलता है, नए नए लेखक उसमें जुड़ते चलते हैं। और ये काम अब एक कहना चाहिए कि एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक तौर पर ये काम होते चल रहा है कि भाई नए नए लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और कारवां को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप पिछले 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं प्रलेस के साथ में। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर के अब छत्तीसगढ़ में आपकी सक्रियता अभी तक बनी हुई है। इसमें विशेष तौर पर आपकी क्या भूमिका रही है और कौन सी ऐसी बात है जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। जी, सवाल का उत्तर शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विस्तार से हमारे 1975 में ही, जहाँ तक मुझे ठीक से याद अगर आता है, तो बांदा में एक सम्मेलन हुआ और उसमें पूरे देश भर के प्रगतिशील लेखक और ये पुनर्गठन की बात उसमें हुई। उसके बाद ये नवंबर की बात है या सितंबर, याद नहीं आ रहा, उसी साल की, परसाई जी रायपुर आए। और जैसा कि तुमको मालूम भी है, परसाई जी हमारे पारिवारिक सदस्य जैसे ही हैं। घर पर रुके और करीब करीब 1.5 महीना परसाई जी रायपुर में हमारे घर पर साथ में थे। और हम मित्र लोग रोज़ वहाँ पे, मित्रों की टोली इकट्ठा हो जाती थी उनसे बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। उसी में परसाई जी ने एक दिन हम लोगों से कहा कि भाई प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्गठन हुआ है, अब तुम लोग भी छत्तीसगढ़ में इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाओ और कुछ करो। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि परसाई जी कह रहे हैं और हाँ भाई करना ही चाहिए जी। तो फिर हम लोगों ने अपनी गतिविधियाँ वहाँ पे करना शुरू की। परसाई जी तो कुछ हफ्ते बाद जबलपुर वापस चले गए, लेकिन हम लोगों का मिलना जुलना जारी रहा और फिर हमने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। और जो बात तुम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, तो हमने कुछ नए लेखकों के रचना पाठ वगैरह का सबसे पहले वही किया। और मुझे अगर ठीक से याद आता है तो ये अक्टूबर 76 की बात है, 2 अक्टूबर 76, जब मेरे घर पर ही बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे रचनाकार इकट्ठे हुए। सुबह से लेकर शाम तक भोजन वगैरह करते रहे, बातचीत होती रही, नए लेखकों की रचनाओं पर चर्चा हुई, उन पर बातचीत हुई और कुछ जैसे बहस मुबाहिसा होता है वो भी हुआ। और वो एक शुरुआत थी। इस तरह गोष्ठियाँ
चलती रही। 76 में ही मई में हम सब लोग बहुत बड़ी संख्या में सतना में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था और उसमें हम सारे लोग, तमाम लोग छत्तीसगढ़ से, बस्तर से लेके और सरगुजा से और रायगढ़ से और सब जगह से हम साथी लोग बड़ी संख्या में सतना गए और 3 दिन वहाँ पर हम लोग रहे थे। तो वो उससे एक उत्साहवर्धन भी हुआ था। तो ये तो हो गया। फिर हम लोग आ गए, ये गोष्ठियाँ वगैरह होना शुरू हुई। 77 में मैं कुछ समय के लिए रायपुर में नहीं था, बाहर था, लेकिन लौट के आया, फिर गोष्ठियाँ। इसमें हम लोगों ने तय किया कि अब हमको छत्तीसगढ़ के लेखकों को जोड़कर, अपने सारे साथियों को जोड़कर और नए लोगों को साथ में लाने के लिए एक लंबा कार्यक्रम बनाना चाहिए। और उसके अंतर्गत 4, 5, 6 मार्च 1978 को रायपुर से 60 किलोमीटर दूर चंपारण नाम की एक सुनसान जगह पर, जो कि जो दार्शनिक संत थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनका जन्म स्थान है, और बिल्कुल वहाँ, और उस समय मोबाइल वगैरह तो नहीं था, वो चंपारण तक बस भी नहीं जाती थी। तो 3 दिन तक ये सोच कर किया कि हम 3 दिन तक हम लोग वहाँ पर, एक धर्मशाला थी, उसमें सब लोग साथ में रहेंगे और खूब बातें करेंगे आपस में। और उसमें बड़ी संख्या में लोग आए और कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्रबंध किया कि रायगढ़ का एक साथी है तो उसके साथ सरगुजा का एक साथी रुका हुआ है, तीसरा साथी धमतरी का है, चौथा साथी जगदलपुर का है, पांचवा साथी राजनांदगांव का है। तो इस तरह की एक दूसरे को मिलने जुलने के बहुत सारे अवसर तलाशे गए और कहीं का आने जाने का कुछ नहीं था। बस वो नदी की एक धारा वहाँ से बहती है, महानदी की, वहाँ तक चले जाओ और खूब बढ़िया कुंज वहाँ पर है और तो उनमें जाओ, थोड़ा सा छाया में बैठे रहो, घूमो, गप मारो, बातचीत करो, एक दूसरे को कविताएं सुनाओ, खाना खाते हुए, चाय पीते हुए। तो वो एक माहौल बना, वो पहला था। और हमारे साथी थे नारायण लाल परमार। उन्होंने उस सम्मेलन में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब मेरी कविता तलवार के नहीं, ट्रैक्टर के गीत गाएगी। वाह। युद्ध नहीं, शांति, विनाश नहीं, निर्माण। ये बहुत सुंदर बात उन्होंने की थी। तो ये हुआ और हम सब लोग तो थे। उसके लिए हम लोगों ने घोषणा पत्र भी बनाया था और मुझे बताते हुए मन में खुशी होती है कि हम 4 साथी, प्रभाकर चौबे, डॉक्टर हरिशंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल और ललित सुरजन, हम 4 लोगों ने 15 दिन तक बैठकर चंपारण घोषणा पत्र तैयार किया। एक एक शब्द पर हम लोगों ने बहस की कि कोई भी अपव्यय ना हो शब्दों का और हम जो बात कहें वो सीधी सटीक लोगों की समझ में आने वाली बात हो। और वाकई उसका बहुत ही प्रभाव वहाँ पर जो साथी आए थे और उनके ऊपर पड़ा। और ये 4 साथी तो हम रायपुर में इस तरह से थे ही। रमाकांत श्रीवास्तव खैरागढ़ में थे, डॉक्टर मलय राजनांदगांव में प्रोफेसर थे, राजेश्वर सक्सेना बिलासपुर में थे। ये सब साथी भी सब जुड़ते चले गए। और फिर इसके बाद हम लोगों ने उस समय करीब करीब 12-15 शिविर हर 2 महीने के अंतराल पर किए। चंपारण के बाद हम लोग गए बतौली, शांतिपाड़ा, सरगुजा ज़िले का आदिवासी गांव, जहां पर आदिवासी स्कूल के छात्रावास में हम लोग रुके। और वहां पर हमको एक लेखिका मिल गई, लेखक मित्र शीतेन्द्र नाथ चौधरी, उनकी पत्नी शुक्ला चौधरी, जो आज हिंदी कहानी में एक उनका भी एक नाम हो गया है। एक आदिवासी अंचल में एकाएक एक महिला को हमने जब बात करते हुए सुना तो ये उपलब्धि हम लोगों की जी। तो वहाँ पर हमने बातचीत की। फिर रायपुर के पास जो कुरुद है धमतरी ज़िले में, तो कुरुद में हमने भरी बरसात में जहाँ की 2 किलोमीटर पैदल चल के गांव के अंदर जाना पड़ता था, सड़क नहीं थी, वहाँ पे अधिवेशन के सम्मेलन किया, ये शिविर किया। फिर हम लोग जशपुर नगर गए, दिल्ली राजहरा हम लोग गए, कवर्धा गए और महासमुंद, कहाँ कहाँ नहीं गए। और हर जगह पर एक नई थीम लेकर गए। एक जगह पर हमने कहीं मज़दूरों की समस्या पर बात की, तो कहीं हमने आदिवासियों के हितों के बारे में बात की, कहीं हमने दलित चेतना के बारे में चर्चा की, कहीं हमने धार्मिक पुनरुत्थानवाद के बारे में चर्चा की।
तो इस तरह अलग अलग विषय उठाते हुए और उससे हमारे लेखक साथी जुड़ते चले गए। ये शिविरों का सिलसिला चलता रहा। बाद में मध्य प्रदेश में भी उसकी एक, जो हम लोग छत्तीसगढ़ में थे लेकिन भोपाल में हाँ, तो लेकिन भोपाल ग्वालियर तक भी उसकी अनुगूंज पहुंची और लगा कि हाँ भाई ये छत्तीसगढ़ के ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। ये हुआ। फिर ये हुआ कि एक बड़ा काम जो भोपाल में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आप लोगों ने मिलकर किया, वो था उत्सव श्रृंखला का आयोजन। और उत्सव श्रृंखला में हमने अपने 5-6 वरेण्य रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार हैं, उन पर केंद्रित 3 दिन के कार्यक्रम किए। उनमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, इन सब पर केंद्रित कार्यक्रम हमने 3-3 दिन के किए। रायपुर में हमने नागार्जुन जी पर कार्यक्रम किया। और फिर मुझे अच्छा लगता है बताने में जी कि नागार्जुन जी को हम लोग ले गए उनके काव्य पाठ के लिए गाड़ी वालों के मोहल्ले में। चके बनाते हैं बैलगाड़ी के, उनके मोहल्ले में, लोहारों के मोहल्ले में। हम उनको लेकर चले गए मजदूरों की बस्ती में, उनको लेकर हम गए स्कूल। मतलब इस तरह से तो वो एक कि एक साहित्यकार जो है वो जनता से कैसे जुड़ता है, ये कार्यक्रम इस तरह से होते रहे। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े साहित्यकार, कौन साथ में नहीं था? सोमदत्त, भगवत रावत, श्याम सुंदर शर्मा, कमला प्रसाद, वैसे तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे सब। प्रकाश दीक्षित। लेकिन कुछ ऐसे नाम जो उस दौरान जुड़े हों और आज ख्याति प्राप्त हों, उनमें से कई लोग हैं जी। अब जैसे कुमार अंबुज, हिंदी कविता में एक बड़ा नाम है। अनिल करमेले, वो ऐसे बहुत से नाम है भाई। मैं मतलब एक नाम अगर लूँगा तो ये भी है कि नाम छूट भी जाएंगे। तो नए लोग भी आते गए। आलोक वर्मा ने अपनी कविता में एक सशक्त उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई है। जो बस्तर पर आलोक की कविताएं हैं उनको आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। और इस तरह से काफ़ी लोग आए। मैं नाम लेने से मैं नाम छूटने का भी खतरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक दूसरी बात जो इस वक्त चल रही है, इस दौर में, जब वामपंथी होना या धर्मनिरपेक्ष होना, इसके साथ साथ प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव होना, ये सारे जो शब्द हैं वो सवालों के घेरे में रहते हैं। आजकल हम देखते हैं ऐसे लोगों को सत्ता विरोधी, यहाँ तक कि राष्ट्रद्रोही भी कहा जाता है। तो एक प्रगतिशील लेखक संघ 1935 से लेकर आज तक एक अपनी न सिर्फ विचारधारा अलग है, बात प्रगतिशील का मतलब ये प्रोग्रेस, मतलब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना, जब वो बात हो रही है, तब जो आज का दौर है, इस दौर में जब आप जी रहे हैं, देख रहे हैं, झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तब आप इस पे आप क्या कहेंगे? इस दौर में भी हम अपनी भूमिका उसी तरह निभा रहे हैं जिस तरह के कि अपने उद्देश्य और लक्ष्य हमने शुरू से निर्धारित किए हुए हैं। मैं दोहराऊंगा कि हम जनतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ, उसके बाकी जो हमारे साथी संगठन हैं, मैं उनकी भी को भी जोड़ूंगा इसमें। और इप्टा जो भारतीय जन नाट्य संघ है, बिल्कुल, उसकी भी बात करूंगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे संगठन, हम उनको अपना समर्थन भी देते हैं। और कबीर कला मंच जैसे है या और लोग, जिस तरह से लोग, तो क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर इस देश में, जिससे जनतंत्र बड़ी मुश्किल से 190 साल की गुलामी के बाद तो हम आज़ाद हुए थे, कुछ नहीं था 1947 में भारत के पास, सिवाय अपने संकल्पों के कि हमको एक नए देश का निर्माण करना है। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और हम उस दिशा में आगे बढ़े। आज वो सब तहस नहस होने की जब स्थिति दिख रही है, तो लेखक जो है वो चुप नहीं रह सकता। लेखक का प्राथमिक दायित्व तो यही है कि वो अपनी कविता लिखेगा, कहानी लिखेगा, लोगों के बीच में जाएगा, बात करेगा। और लोगों को हम एक तरह से, लोक शिक्षण जो है वो हमारा प्राथमिक दायित्व है, जिसको हम अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी गोष्ठियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भी हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि हम प्रेमचंद और मुक्तिबोध और परसाई और भीष्म साहनी की परंपरा के लोग हैं। और हमें अपने मूल्यों के लिए कोई अगर कीमत चुकाना है तो वो कीमत चुकाने से हम घबराएंगे नहीं, उससे हम डरेंगे नहीं। और ये हो रहा है लगातार।
कर रहे हैं हम। हमारे जो कवि सम्मेलन अगर हमारे जैसे होते हैं तो जीवन यदु जैसे कवि हमारे खैरागढ़ के जी, वो जब कविताएँ सुनाते हैं छत्तीसगढ़ में, या महेश कटारे सुगम हैं हमारे बुंदेलखंड के, जो बुंदेली में और हिंदी में दोनों में गीत भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, ऐसे और भी साथी हैं। हाँ, वो लगातार मतलब लिख रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और तो हम लिख तो रहे हैं, और जो हम जितना हमारी शक्ति जितनी भी है उस शक्ति से हम विरोध कर रहे हैं। जी, विरोध कर रहे हैं। लेकिन और अभी कुछ साल पहले जब 75वीं वर्षगांठ थी, शायद 75वां स्थापना दिवस हुआ था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही उसका आयोजन हुआ था, प्रलेस का। उस कार्यक्रम में मैं भी था। हुआ था, जी, अधिवेशन हुआ था। पाकिस्तान से भी कुछ साथी आए थे, बाबर अयाज आए थे पाकिस्तान से, और वो एक मौका था जिस वक्त मैं भी उसमें आप लोगों के साथ ही गया था। प्रभाकर चौबे जी भी थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद से जो गतिविधियाँ थोड़ी सी शांत होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं? शांत तो गतिविधियाँ हमारी बिल्कुल नहीं है। देखो, वो जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ हमारा, दिल्ली के अधिवेशन के बाद में अगला अधिवेशन बिलासपुर में हुआ। जी, हाँ, बिलासपुर में हमारा अधिवेशन हो गया, और इसके बाद अब लगातार इसके बाद पिछले साल जयपुर में सितंबर में, इसी महीने में, भाई इन्हीं तारीखों में, मुझे तारीख ये शायद 9, 10, 11 ऐसी कुछ तारीखें थी, और जयपुर में हम सब लोग इकट्ठे हुए और बाकायदा और जुलूस निकाल के निकले शहर में, और सब किया और कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी इतनी सारी इकाइयाँ गठित हो गई हैं, गांव-गांव में हम इकाइयाँ गठित हो चुकी हैं, और बिहार में और बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, हैदराबाद आप चले जाइए, तेलंगाना में, जगह जगह पर ये है कि कहीं पर कम लेखक हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं उत्साह ज़्यादा है, कहीं पर पुराने लोग हैं ज़्यादा, कहीं पर नए लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो जहाँ नए लोग हैं वहाँ नए उत्साह के साथ काम हो रहा है। तो ये इतने बड़े संगठन में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो वही चलता रहता है, लेकिन हो रहा है, लगातार हो रहा है। आज जब विचारों की एक तरह से कहें तो प्रतिद्वंदिता चल रही है, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग वो, और सब युवाओं के लिए प्रलेस की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रतिद्वंदिता की बात तो है नहीं जी। प्रतिद्वंदिता किस चीज़ की? भाई, जो दूसरे विचारधारा जो लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जो जनतंत्र नहीं चाहते जी, तो वो अधिनायकवाद चाहते हैं, वो सैन्य शासन चाहते हैं, वो एक तंत्र चाहते हैं, वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली चाहते हैं। तो करते रहें, वो अपना कर रहे हैं, उनके साथ हमारी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है कि उनको पछाड़ के हमको आगे निकल जाना है। हमारा विरोध है कि आप जो कर रहे हैं वो जनतंत्र का मतलब है कि यानी आम जन, एक नागरिक के हित में आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हम विरोध कर रहे हैं, और युवा लोग हमारे साथ में जुड़े ही हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दो बातें कि जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया कि हमने लेखक शिविर किए, उन लेखक शिविरों के साथ में हमारे साथ साथी लोग जुड़े, ये उत्सव कार्यक्रम किए, फिर और कार्यशालाएं वगैरह हम लोग करते रहे मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी इलाहाबाद में एक बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ, युवा रचना शिविर जैसा काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। लेकिन एक जैसे छत्तीसगढ़ में मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ, समय अगर आपके पास है तो। एक तो ये कि हमने 1979-80 में ही छत्तीसगढ़ में एक सुबह सीरीज़ के नाम से एक सहकारी प्रकाशन की योजना बनाई। सहकारी प्रकाशन को चलाना बहुत कठिन काम है, फिर भी हमने उसमें 3 पुस्तकें छापी। और जो पहली पुस्तक थी वो कविता संग्रह था, और धमतरी के हमारे साथी थे स्वर्गीय भगवती सेन, अब नहीं। तो भगवती सेन छत्तीसगढ़ी में इतनी ज़बरदस्त कविताएं लिखते थे, इतनी ओजस्वी, उनका कंठ भी ओजस्वी और उनकी रचनाशीलता में भी। तो उनका कविता संग्रह हम लोगों ने नदिया मरे पियास, एक बार जब और उन्होंने बहुत, जैसे उनकी एक कविता एक थी, नगाए कौन है हमर बाटा के रोटी, मिलाए कौन है उज्जर चाउर में गोटी, कि मेरे हिस्से की रोटी कौन ले गया और चावल में कंकड़ कौन मिला रहा है, ये एक उनकी कविता थी।
और इस तरह की उनकी और बहुत सारी कविताएं थी जो हमने छापी। इसके अलावा 2 किताबें हमने और उस समय प्रकाशित की, लेकिन फिर हम उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन एक दूसरा काम हुआ, वसुधा का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और एक तरह से वसुधा जो थी वो उसका नाम थोड़ा परसाई जी निकाला करते थे वसुधा, वो नाम उपलब्ध नहीं था, तो फिर प्रगतिशील वसुधा नाम रखा गया। और अभी ज़रूर वसुधा को हम लोग संचालित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वसुधा जो थी प्रगतिशील लेखक संघ की एक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की एक बड़ी पत्रिका के रूप में वो जानी जाती रही। और उसके माध्यम से भी बहुत से लेखकों को आगे आने का भी मौका मिला और अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिला और लोगों को पता चला। क्योंकि पत्रिका निकलने से ये तो होता है कि भाई यहाँ पर भी साथी हैं, वहाँ पर अरे ये कौन साथी है भाई, किस गांव में रह रहा है, चलो इसको देखो, इससे बात करो, तो जुड़ने का भी एक अवसर उससे मिलता है। जी, तो पत्रिका का प्रकाशन भोपाल से हो, तो पहले तो रायपुर में शुरुआत तो रायपुर से ही हुई थी और उसका जो संपादक मंडल था 4 अंकों तक मैं भी रहा उसमें। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि वो जो व्यवस्था संबंधी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो फिर भोपाल में ही कि भाई राजधानी थी तो वहाँ से निकालो, वहीं से लंबे समय तक तो ललित जी, प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में बहुत सारी और काफ़ी नई जानकारियाँ आपसे मिली। एक संस्था और है हिंदी साहित्य सम्मेलन, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि उसकी क्या गतिविधियाँ हैं, कैसे उसके साथ जुड़े हुए हैं।